क्या आप जानते हैं कि इंका सभ्यता ने बिना किसी सीमेंट, मोर्टार या लोहे के औजारों के पहाड़ों जैसे भारी पत्थरों को एक दूसरे के साथ इस कुछ सूक्ष्मता से कैसे जोड़ा था कि उनके बीच एक कागज या ब्लेड भी नहीं घुस सकता? आइए जानते हैं इस अद्भुत इंजीनियरिंग के पीछे के रहस्यों को। आज हम यह खोज कर रहे हैं कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने बिना किसी मशीनरी के इतनी विशाल संरचनाओं का निर्माण किया था। आइए इस अद्भुत इतिहास के सफर में हमारे साथ जुड़े। इंका सभ्यता, इंका सिविलाइजेशन, मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत श्रृंखला एंड्स माउंटेन्स के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका मुख्य केंद्र आधुनिक देश पेरू में था और इसका विस्तार इक्वाडोर, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना और कोलंबिया के कुछ हिस्सों तक भी था। इस महान सभ्यता की राजधानी पेरू में स्थित कुस्को शहर था। इंका की सूखी पत्थर की चिनाई, ड्राई स्टोन मेसनरी, की सबसे बड़ी विशेषता है इसका बिल्कुल सटीक फिट होना। कई टन वजनी पत्थरों को इतनी अत्यधिक सटीकता के साथ जोड़ा गया है कि उनके बीच से एक पतला ब्लेड भी नहीं निकल सकता। और वे यह सब बिना किसी मोर्टार, गारे, लोहे के औजारों या पहिए के पूरी तरह से करते हैं। प्राचीन निर्माण की सामान्य मान्यताओं के तहत सख्त ज्वालामुखी चट्टानों के विशाल और अनियमित चेहरों, फेसेस, के पार माइक्रोमीटर स्तर के जोड़ के अंतराल, जॉइंट कैप्स, को हासिल करना एक यांत्रिक विरोधाभास, मैकेनिकल पैराडॉक्स, प्रस्तुत करता है। सदियों से इस विरोधाभास ने एक निरंतर लोककथा को जन्म दिया। सबसे आम सिद्धांतों का सुझाव है कि इंका के पास रासायनिक रूप से नक्काशी करने की कोई भूली हुई तकनीक थी, या वे अत्यधिक अम्लीय पौधों के रस का उपयोग करते थे जो पत्थरों को थोड़े समय के लिए पिघला या नरम कर सकते थे ताकि सील बनाया जा सके। भूवैज्ञानिक विश्लेषण इसे खारिज करता है। हालांकि कुछ दीवारों पर अत्यधिक परावर्तक, चमकदार शीशे दिखाई देते हैं, वे प्राकृतिक कास्ट अपक्षय, कर्स्ट वेदरिंग, का परिणाम है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सदियों से चूना पत्थर, लाइमस्टोन, को प्राकृतिक रूप से घोलती और पुनः क्रिस्टीकृत करती है। वह शीशा, ग्लेस, ज्वालामुखी एंडेसाइट या ग्रेनाइट से बनी संरचनाओं पर पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। इंका स्टोन वर्क का पूर्ण फिट विशुद्ध रूप से यांत्रिक बल और अत्यधिक अनुकूलित भौतिक गतिकी, फिजिकल किनेमैटिक्स, के माध्यम से प्राप्त किया गया था। इन इंजीनियरिंग संरचनाओं को डिकोड करने के लिए कीमिया, एल्केमी, को दूर करना और यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि राजमिस्त्रियों ने कच्ची गतिज ऊर्जा, रॉ किनेटिक एनर्जी, के हस्तांतरण को कैसे नियंत्रित किया। 1980 के दशक की शुरुआत में स्विस वास्तुकार जीन पियर प्रोत्सन ने इंका विधियों को हाथ से अनुभवजन्य प्रतिकृति, एम्पिरिकल रेप्लिकेशन, के माध्यम से रिवर्स इंजीनियर करने के लिए रुमिकोल्का की प्राचीन खदानों की यात्रा की। यह आरेख प्रोत्सन की मुख्य खोज को तोड़ता है। संपूर्ण स्थापत्य प्रणाली नदी के कोबल, रिवर कॉपल, हथौड़े पत्थरों के कढ़ाई से मानकीकृत 3 स्तरीय वर्गीकरण पर निर्भर करती है। इन औजारों को पूरी तरह से उनके द्रव्यमान, मास, के आधार पर चट्टान की सतह के साथ अलग अलग शारीरिक बातचीत को निर्देशित करने के लिए इंजीनियर किया गया था। राजमिस्त्रियों ने क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट से बने बेहद सख्त नदी के कोबल्स इकट्ठे किए और उनका उपयोग एंडेसाइट जैसे नरम या अधिक भंगुर संरचनात्मक पत्थरों को कूटने और आकार देने के लिए किया। एक ही ब्लॉक के जीवन चक्र को ट्रैक करके हम प्रत्येक स्तर के हथौड़े पत्थर द्वारा आवश्यक विशिष्ट भौतिक यांत्रिकी को अलग कर सकते हैं। अंतिम दीवार की पूर्ण सटीकता द्रव्यमान और प्रयुक्त बल की एक कठोर अनुक्रमिक कमी का परिणाम है। यह प्रक्रिया खदान के आधार से शुरू होती है, जहां कच्चे माल को शुरू में विशाल मात्रा में निकाला जाता है। यहां कामगारों ने टूल सिस्टम के पहले स्तर को तैनात किया, बड़े हथौड़े पत्थर जिनका वजन 8 से 10 किलोग्राम के बीच था। इस स्तर पर राजमिस्त्रियों ने कुंद गतिज ऊर्जा पर भरोसा किया। उच्च द्रव्यमान खदान के भीतर गहरे माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर को प्रेरित करता है ताकि खुरदुरे टुकड़ों को काटा जा सके। इस 10 किलो के औजार का एकमात्र उद्देश्य भारी निष्कर्षण और बुनियादी ब्लॉक स्क्वायरिंग है। यह सटीक आकार देने के लिए पूरी तरह से बेकार है। भारी प्रभाव बल अप्रत्याशित, विनाशकारी फ्लेकिंग पैदा करता है। यदि कोई राजमिस्त्री इच्छित जोड़ रेखा के बहुत करीब वार करता है तो शॉकवेव किनारे को उड़ा देगी और ब्लॉक को बर्बाद कर देगी। एक बार ब्लॉक मोटे तौर पर चौकोर हो जाने पर वह भारी बल एक गंभीर दायित्व बन जाता है। राजमिस्त्री को भारी कोबल्स को छोड़ना होगा और पूरी तरह से अलग भौतिक यांत्रिकी में संक्रमण करना होगा। ब्लॉक पर अगले स्तर के औजारों के साथ काम किया जाता है। मध्यम वजन वाले हथौड़े पत्थर जिनका वजन 2 से 5 किलोग्राम होता है, जिन्हें मुख्य चेहरों को काटने और चपटा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह तुरंत एक एर्गोनॉमिक समस्या पैदा करता है। एक भारी 4 किलोग्राम के पत्थर को ठोस एंडेसाइट में बार बार घुमाने से बाहों और कंधों में तेजी से मांसपेशियों की थकान होती है। यह क्रॉस सेक्शन प्रोत्सन के समाधान को स्पष्ट करता है, जिसे ड्रॉप पाउंडिंग तकनीक कहा जाता है। राजमिस्त्री हथौड़े को लंबवत छोड़ते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण को द्रव्यमान को नीचे की ओर त्वरित करने की अनुमति मिलती है। प्रभाव पर घने पत्थर में 15 से 25 सेंटीमीटर का प्राकृतिक लोचदार रिबाउंड, इलास्टिक रिबाउंड, प्रदर्शित होता है।
सरल शब्दों में उपकरण को उसके प्राकृतिक उछाल के शीर्ष पर पकड़ने से प्रभाव की गतिज ऊर्जा अगले प्रहार के लिए हथौड़े को ऊपर उठाती है, जो काफी हद तक मानव मांसपेशियों के तनाव को दरकिनार करती है। प्रभाव भौतिकी को करीब से देखने पर यह वेक्टर आरेख सीधे 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर हड़ताल को दिखाता है। इस कोण पर नीचे की गतिज ऊर्जा पूरी तरह से संपीड़न कंप्रेशन में परिवर्तित हो जाती है, जो चट्टान की सतह को कुचलने और पाउडर करने से ऊर्जा बर्बाद करती है। पत्थर को कुशलता से काटने के लिए प्रुडज़ेन ने उपयोग किया, जिसे उन्होंने कलाई का मोड़ रिस्ट ट्विस्ट कहा। राजमिस्त्री पत्थर को लंबवत गिराता है, लेकिन प्रभाव से एक अंश सेकंड पहले वे हड़ताल को 40 से 45 डिग्री के कोण पर पुनर्निर्देशित करने के लिए अपनी कलाई को मोड़ते हैं। यह विशिष्ट कोण बल को विघटित करता है। यह एक शक्तिशाली पार्श्व कतरनी वेक्टर लेटरल शियर वेक्टर उत्पन्न करता है, जो सिर्फ चूर्ण बनाने के बजाय बड़े साफ पत्थरों के टुकड़ों को शारीरिक रूप से फाड़ देता है। गुरुत्वाकर्षण ड्रॉप पाउंडिंग को उच्च कोण कतरनी हमलों के साथ मिलाकर प्रुडज़ेन ने केवल 20 मिनट में एक बहुटन ब्लॉक के चेहरे को तैयार किया। इंका ने गुरुत्वाकर्षण और वेक्टर ज्यामिति को उनके प्राथमिक काटने के औजारों में बदलकर मानव सहन शक्ति की भौतिक सीमाओं को पार किया। आकार देने के अंतिम चरण में तीसरे टूलिंग टियर की आवश्यकता होती है, छोटे हथौड़े पत्थर जिनका वजन 200 और 600 ग्राम के बीच होता है। उत्कृष्ट कतरनी यांत्रिकी के साथ भी ब्लॉक के बाहरी मार्जिन के पास 4 किलोग्राम के हथौड़े से वार करने से अनियंत्रित फ्लेकिंग होगी, जो जोड़ की सटीक ज्यामिति को नष्ट कर देती है। यह शीर्ष डाउन आरेख एज ड्राफ्टिंग तकनीक को स्पष्ट करता है। राजमिस्त्री ने किनारे से दूर निर्देशित चराने अत्यधिक लक्षित हमलों को वितरित करने के लिए छोटे हथौड़ों का उपयोग किया, जिससे एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई परिधि सीमा बनती है, जो भीतरी चेहरे की रक्षा करती है। इसके लिए एक विशिष्ट एर्गोनॉमिक बदलाव की आवश्यकता होती है। 500 ग्राम हथौड़े में चट्टान से वापस उछलने के लिए द्रव्यमान की कमी के कारण राजमिस्त्री को प्रत्येक प्रहार के झटके को शारीरिक रूप से अवशोषित करना पड़ता है। कंकाल की चोट को रोकने के लिए राजमिस्त्री अपनी पकड़ को संशोधित करता है, हथेली को हड़ताल की दिशा के पूरी तरह से समानांतर रखते हुए कोबल को पकड़ता है। यह निचले हाथ की हड्डियों में सीधे दर्दनाक शॉकवेव को प्रसारित होने से रोकता है। इस विशिष्ट टूल स्वैपिंग प्रणाली का प्रमाण ब्लॉकों पर ही प्रभाव गड्ढे के निशान इम्पैक्ट पिट स्कार्स जोड़ों के पास शारीरिक रूप से छोटे, महीन और बहुत सघन होते हैं, जो खुरदरे केंद्रों की तुलना में सबसे छोटे हथौड़े वर्ग में सख्त बदलाव की पुष्टि करते हैं। माइक्रोमीटर सटीकता इस बढ़ते यांत्रिक नियंत्रण का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो स्थायी रूप से पत्थरों की स्थलाकृति में मुद्रित है। एक बार किनारे तैयार हो जाने के बाद राजमिस्त्री को अंतिम इंजीनियरिंग बाधा का सामना करना पड़ता है, इन अद्वितीय अनियमित ब्लॉकों को उनके नीचे के आसन पत्थरों के कॉन्टूर के साथ पूरी तरह से स्थानिक रूप से मैप करना। यह विधि एक श्रम साध्य परीक्षण और त्रुटि प्रक्रिया पर निर्भर करती है, जो बहुटन शीर्ष ब्लॉक को निचले पाठ्यक्रमों पर बार बार उठाती और कम करती है। यह एनिमेशन डस्ट इंडिकेटर तकनीक को दिखाता है। पाउंडिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न प्राकृतिक पत्थर की धूल एक एनालॉग स्थानिक मानचित्र के रूप में कार्य करती है। जब ऊपरी ब्लॉक को नीचे किया जाता है, तो धूल केवल वहीं कसकर संपीड़ित होती है जहां उच्च स्थान स्पर्श करते हैं, अंतराल में ढीली रहती है। राजमिस्त्री ब्लॉक को उठाते हैं, ढीली धूल को उड़ा देते हैं और केवल संपीड़ित स्थानों पर पाउंड डाउन करते हैं। पौराणिक मोर्टालेस फिट सैकड़ों इन बाइनरी भौतिक डेटा बिंदुओं का संचय है, जो धीरे धीरे सही प्लानर संरेखण में हल होते हैं। एज ड्राफ्टिंग के भौतिक यांत्रिकी स्वाभाविक रूप से आसन्न चेहरों का उत्पादन करते हैं, जो 90 डिग्री से थोड़ा अधिक के डायहेड्रल कोण पर मिलते हैं। यह विशिष्ट आकार देने की तकनीक सीधे प्रतिष्ठित पिलोड या उत्तल सौंदर्य को बनाती है, जो लगभग सभी प्रमुख इंका दीवारों पर दिखाई देती है, जिसके परिणामस्वरूप गहरे डूबे हुए जोड़ होते हैं। यह आरेख दिखाता है कि भूकंप में मानक चिनाई का क्या होता है। तेज 90 डिग्री कोने तीव्र तनाव सांद्रता के रूप में कार्य करते हैं। पार्श्व भार के तहत वे तेज किनारे तुरंत कुचल जाते हैं और दरार पैदा कर देते हैं। इसके विपरीत इंका पिलोड जोड़ों से तुलना करें। उत्तल इंटरफेस पूरी तरह से तेज तनाव बिंदुओं को समाप्त करते हैं। भूकंप के दौरान पत्थर सुरक्षित रूप से फिसलते हैं, घूमते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नाचते हैं, घर्षण के माध्यम से भूकंपीय ऊर्जा को फैलाते हैं और फिर अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। इंका वास्तुकला घर के अंदर है, क्योंकि इसके रचनाकारों ने 1650 और फिर 1950 में पेरू के कुस्को शहर में भीषण भूकंप आए। पारंपरिक मोर्टार और पत्थर से बनी स्पेनिश औपनिवेशिक इमारतें बार बार मलबे में तब्दील हो गईं। लेकिन उस मलबे के नीचे कुछ बहुत पुराना छिपा था, मूल घुमावदार इंका पत्थर की नींव, जिसके ऊपर स्पेनिश लोगों ने अपने चर्च बनाए थे। दोनों भूकंपीय घटनाओं से 1 इंच भी हिले बिना सुरक्षित एक अवतल दर्पण छाप नहीं बना लिया। यह संपूर्ण कस्टम फिट स्क्राइबिंग प्रक्रिया पूरी दीवार के मैक्रोस्कोपिक अस्तित्व के लिए आवश्यक सूक्ष्म स्तर की तैयारी थी। इंका दीवार पर निर्माण प्रयास का 60% तक वास्तव में सतह के नीचे अदृश्य रूप से दफन है।
श्रमिकों ने विशाल नींव को उत्खनन किया और जटिल भूमिगत जल निकासी नेटवर्क स्थापित किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारी इंडियन बारिश मिट्टी को संतृप्त नहीं करेगी और पीछे विनाशकारी हाइड्रोस्टेटिक दबाव नहीं बनाएगी। जमीन से ऊपर दीवारें 3 से 5 डिग्री के भीतर अंदर की ओर झुकी हुई होती है। यह ज्यामितीय संरचना के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे की ओर स्थानांतरित करती है, जिससे भारी वजन सुरक्षित रूप से बेस में वितरित होता है। दीवार की अंतिम रक्षा तंत्र इसकी कानेमेटिक्स है। कठोर भंगुर मोर्टार की जानबूझकर अनुपस्थिति संरचना को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की अनुमति देती है। जब कोई भूकंप आता है तो पत्थर अपने पड़ोसियों के खिलाफ फिसलते, चट्टान और पीसते हैं, विनाशकारी गतिज ऊर्जा को घर्षण में परिवर्तित करते हैं। जब हिलना बंद हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। इंटरलॉकिंग ज्यामिति पत्थरों को अपनी मूल विन्यास में पूरी तरह से वापस लौटने के लिए मजबूर करती है। भूकंपीय प्रतिरोध एक संरचना को कठोर रूप से लॉक करने की कोशिश करने के बजाय नियंत्रित लचीलेपन के माध्यम से ऊर्जा को नष्ट करके प्राप्त किया जाता है। यह कार्यप्रणाली सीधे आपदा से पैदा हुई थी। लगभग 1450 में एक 6.5 तीव्रता के भूकंप ने इस क्षेत्र पर हमला किया, जिससे शुरुआती छोटे पैमाने की इनका औपचारिक संरचनाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। उस पतन के बाद इनका इंजीनियरों ने अपनी पुरानी वास्तुकला को छोड़ दिया और पैमाने को बढ़ाकर बड़े, लचीले बहुकोणीय मोनोलिथ विकसित किए जो उनके चरम युग को परिभाषित करते हैं। आधुनिक भूकंपीय इंजीनियर इसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेस आइसोलेशन बियरिंग्स और रॉकिंग फ्रेम का उपयोग करते हैं, जिससे एक संरचना को कठोर रूप से भूकंप का विरोध करने के बजाय हिलने और संभलने की अनुमति मिलती है। कठोर ठोस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली सच्ची कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।